नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पार्टी ने लिखा, हाइड्रोजन बम आ रहा है, राहुल की पीसी 12 बजे होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, हाइड्रोजन बम लोडिंग, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा, कुछ ही देर में राहुल गांधी करेंगे सनसनीखेज खुलासा। बता दें, 1 सितंबर को राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो वोट चोरी के अपने आरोपों के बारे में जल्द ही हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, क्योंकि महादेवपुरा के बारे में जो दिखाया गया वो सिर्फ एक एटम बम था। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक शब्दों को उद्धृत किया। ममदानी ने कहा कि आपके सामने खड़े होकर मुझे नेहरू जी के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में बहुत कम ऐसा पल आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, जब किसी देश की दबाई हुई आत्मा अपनी आवाज पाती है। आज रात न्यूयॉर्क ने वही किया है। उन्होंने आगे कहा, यह नया दौर बहानों का नहीं बल्कि साहस, स्पष्टता और दूरदृष्टि का है। अब समय है कि हम अपने शहर की महंगाई की समस्या से निपटने के लिए सबसे साहसी योजना लेकर आगे बढ़ें। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को 4 शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं, टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज जरा और तेज करो। ममदानी ने अपने भाषण में कहा, मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ी और बदलाव की राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के वोटरों ने परिवर्तन का जनादेश दिया और अब नई राजनीति का दौर शुरू होगा। ममदानी ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो पर निशाना साधते हुए कहा, हमने एक राजनीतिक वंश को समाप्त कर दिया है। मैं क्यूमो को निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज के बाद उनका नाम आखिरी बार लिया है, क्योंकि अब हम उस राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए थी, सभी के लिए नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कॉर्पोरेट्स, नौकरशाही और सेना में उच्च जातियों का पूर्ण नियंत्रण है। उनका कहना है कि दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को, जो भारत की 90% आबादी है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। नेता विपक्ष 4 नवंबर को बिहार के कुटुंबा में बोल रहे थे, जो 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का अंतिम दिन था। राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद हो गया। बीजेपी नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। राहुल ने कहा कि 500 से बड़ी कंपनियों की सूची निकालिए और उनमें दलितों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, महादलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की खोजी संख्या। आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक भी नहीं मिलेगा। वो सभी 10% आबादी से आते हैं, जिसका उनका इशारा स्पष्ट रूप से सवर्ण प्रभावशाली जातियों की ओर था। भाजपा नेताओं ने राहुल के तर्क को खतरनाक बताया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अब हमारी सेनाओं को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना देश पहले के लिए खड़ी हैं, न कि जाति, धर्म या वर्ग के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया। हालांकि चरणों के हिसाब से ये चुनाव पिछली बार से अलग है, लेकिन कुल मिलाकर इन सीटों पर 2020 में महागठबंधन को मामूली बढ़त मिली थी और इस बार भी वो इस बढ़त को बरकरार रखने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगा है। इन सीटों में 59 पर एनडीए और 62 पर महागठबंधन को जीत मिली थी। हालांकि इसमें एक सीट पर विवाद है, क्योंकि तब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से एक उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे और वो उस समय एनडीए में नहीं थे। इस चरण में मुख्य मुकाबला वैसे तो एनडीए और महागठबंधन में माना जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर के लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और राज्य के लोगों को भरोसा दिया कि एक भी वैध वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य की वोटर लिस्ट से एक भी वैध वोटर का नाम हटाया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना अपरिहार्य होगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की तरफ से मदद के लिए लगाए गए शिविर का जिक्र करते हुए कहा, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो हमारे शिविरों में आइए, हम आपकी हर कीमत पर मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपकी मदद के लिए अपने बर्तन भी बेच देंगे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ एक विशाल पदयात्रा का नेतृत्व किया। इसी दिन राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई।
उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात में दिशा की बैठक के दौरान अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धा पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए। वारसी ने कहा कि सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी हर बार चुनाव से पहले इस तरह विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, पर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती, तो फिर मंत्री बने ही क्यों? अगर गुंडों की बात कीजिए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ। चुनाव से ठीक पहले बिहार में नया सियासी धमाका हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे आर.के. सिंह ने राज्य की बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आर.के. सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के कई अधिकारी इस महाघोटाले में शामिल हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने बताया ये घोटाला एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है जिसे बढ़ी हुई कीमत पर लगाने की मंजूरी दी गई। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया है, क्योंकि आर.के. सिंह कभी खुद भी सरकार के मंत्री रहे हैं और अब चुनाव से ठीक पहले उनका यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आर.के. सिंह के बयान पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 2017 से 2024 तक देश के ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। अब वो बिहार में हुए मोदानी महाघोटाले पर स्वयं बोल रहे हैं। यह बिहार से ही आते हैं और भाजपा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। क्या और भी अंदर के लोग सच बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? आर.के. सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आर.के. सिंह ने कही है। मोदी प्लस अडानी की साठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सच सबके सामने है। उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली संवैधानिक संस्था बन गई जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार और सम्मानित किया। एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आरएसएस ने अपने 100 साल के अनुशासन और समर्पण से पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना की लौ जलाने का काम किया। संगठन ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक एकता, आत्म गौरव और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया है। धामी ने कहा कि आरएसएस की भूमिका भारत के राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में ऐतिहासिक रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैच के लिए बैन लगा दिया है। रऊफ ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए सुपर 4 मैच में फाइटर प्लेन गिरने का इशारा किया था। अब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 6 नवंबर 2025 को होने वाले वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज कर ये जानकारी दी। इसके अनुसार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की 30% फीस काटी गई है। सूर्य कुमार ने एशिया कप मैचों में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह हादसा मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुआ जब गेबरा से बिलासपुर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण रेलवे ट्रैफिक कुछ घंटों तक बाधित रहा, जिसे अब धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.